जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। सर, ये जो नैरेटिव्स बीच में चले थे, प्री इलेक्शन नैरेटिव्स की बात करें तो एक एक चला था नॉर्थ साउथ डिवाइड। वो बड़ा जबरदस्त नैरेटिव चला था, लेकिन इस टाइम पे ऐसा दिखता है कि वो सबने मतलब उसको साइड कर दिया है कि यार इसको जरा, इसको साइड में रखो, ये चलेगा नहीं। ये क्या चेंज हुआ कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो कितने टाइम से एक सेपरेट सेपरेट अपना नैरेटिव बनाती हैं, उन्होंने अपना एकदम से ही गेम चेंज करना शुरू करा है? देखो, एक चीज समझो कि कोई भी स्टेट के अंदर इंटरेस्ट तभी आता है जब एक नेशनल पार्टी एक्सपैंड करती है। अभी नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब ये नैरेटिव क्यों आता था? क्योंकि बीजेपी हिस्टोरिकली एक हिंदी हार्टलैंड की पार्टी थी। नरेंद्र मोदी ने इंश्योर किया कि बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी बन गई। बंगाल में उसका जनाधार सबसे ज्यादा है, उड़ीसा के अंदर जनाधार बढ़ रहा है, और साउथ के स्टेट्स के अंदर कर्नाटका के अलावा में बाकी में जनाधार बढ़ रहा है। सो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात की करी गई, ट्रेडिशनलिस्ट नैरेटिव दिया गया था कि भाई नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिवाइड है। पर एक चीज समझो, साउथ की अगर मैं बात करूंगा, कर्नाटका में बीजेपी मेन डोमिनेंट फोर्स है। तेलंगाना में आज की तारीख में वो कांग्रेस के साथ हेड ऑन है। तो दो स्टेट्स ये हो गए पांच में से। आंध्र प्रदेश में उसने जो अलायंस चंद्रबाबू के साथ में किया है, वो अलायंस उसको 0 सीट से ऊपर उठाएगा। इसके साथ में केरला की बात करूं, वहां पे एक जरूर इशू है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के द्वारा। तो जब क्रिश्चियन वोट हम्म। शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आप चेंज देखोगे। पर ऐसा नहीं, बीजेपी वहां खत्म है। बीजेपी का खुद का 20% वोट शेयर आता है, विच इज मोर देन द वोट शेयर दैट कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आती है। कांग्रेस पार्टी का आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर वोट शेयर 10% का भी नहीं है। तो अगर कांग्रेस अपने आप को बड़ी नेशनल या हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कहती है, जहाँ से वही उत्तर प्रदेश जिसने गांधी परिवार को 50 साल से ज्यादा शासन में रखा, वहां से कांग्रेस पार्टी का 10% का वोट शेयर नहीं है। और केरला में जहां से भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं मिलती, बस उसको 20% का वोट शेयर है। तो उसका जनाधार तो वहां पे भी है। और साथ में तमिलनाडु में पहले क्या होता था, द्रविडियन पॉलिटिक्स कहते थे कि भाई द्रविडियन पॉलिटिक्स मतलब कि आप हिंदी हार्टलैंड, एंटी हिंदी हार्टलैंड हो, और आप जो है द्रविडियन, आप सेंटर के अगेंस्ट हो। मोदी ने वो कंप्लीटली चेंज करके बोला कि भाई मैं भी तमिल कल्चर के लिए मैंने जितना किया उतना किसी और ने नहीं किया। और इसीलिए वो एक पहले 2019 में एंटी मोदी सेंटिमेंट था। 2024 के अंदर मोदी जी की एक्सेप्टेंस है। तो ये तमिलनाडु के बहुत अंदर ज्यादा। फर्क है। बीजेपी 2% के वोट शेयर से आगे बढ़ेगी, तो जरूरी नहीं है कि बहुत सीटें कन्वर्ट हो, पर वो सही डायरेक्शन के अंदर बढ़ी है, ये बात है। तो साउथ का, आंध्र प्रदेश को छोड़ के साउथ का कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहाँ एंटी मोदी सेंटिमेंट है। कहीं मोदी जी के प्रति प्यार है, कहीं मोदी जी के प्रति एक्सेप्टेंस है। और आप देखिएगा, पिछली बार भी बीजेपी और कांग्रेस की लगभग सीट्स जो है साउथ के अंदर कंपैरेबल आई थी, 2 4 सीटों का ही फर्क था। इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि साउथ वर्सेस नॉर्थ है, जब साउथ में बीजेपी का जनाधार, बीजेपी को टोटल वोट जो साउथ में पड़े शायद कांग्रेस से ज्यादा पड़ जाए इस बार। सर, जो डेंजर स्टेट्स हैं तीन चार, फॉर एग्जांपल डेंजर फॉर नेशनल सिक्योरिटी जैसे स्टेट्स हैं, एक है पंजाब, एक है वेस्ट बंगाल। पहले पंजाब की बात करें सर, आपको क्या दिखता है वहां पर? तो पूरा लिटरली अपहीवल है। बीजेपी ने अकाली को साइड में कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली वो जो एक सेपरेशन स्टेटमेंट है, ये वो एंड ऑल दैट। अभी अमृतपाल सिंह का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, जो मेरे हिसाब से, मैं ये बाहर की चीजों को देखता हूँ तो वहां से बाहर से थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा ही होगा, खालिस्तानियों के ऊपर काफी नैरेटिव चला है पिछले 2 दिन में। ये पंजाब में पहले बात करने से, व्हाट डू यू सी व्हाट इज गोना हैपन? बिकॉज वो एक बड़ा डेंजरस सा स्टेट है। पीपल आर डाउन, डेमोग्राफी खराब हो रखी है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप कैसे देखते हैं उसको? देखो, पंजाब में सबसे बड़ी इशू यही है, आदि जी, कि वहाँ का जो युवा है वो उसको सिर्फ कनाडा और बाहर जाना होता है। तो अगर आप वहाँ के पिंडों में घूमोगे तो आप पाओगे कि बड़े बड़े जो घर, मतलब बूढ़े बूढ़े माता और पिता जो है वो घर में अकेले हैं, कोई उनको देखने का नहीं है। और जो युवा है वो ड्रग्स के अंदर लिप्त है। अब पंजाब की राजनीति की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने अकाली के साथ जब भी अलायंस किया था, तो अकाली ने भारतीय जनता पार्टी को ग्रो नहीं होने दिया। तो बीजेपी हमेशा से एक माइनर प्लेयर रहती थी और ग्रो नहीं हो पाती थी। वेराज बीजेपी का जो भी अलायंस पार्टनर रहता था वो अच्छा ग्रो कर रहा था। शिंदे मान लीजिए फॉर हम्म। एग्जांपल, बाला साहेब ठाकरे के साथ अलायंस किया, इट ग्रू एज अ पार्टी। जेडीयू के साथ अलायंस किया, जेडीयू ग्रू एज अ पार्टी। बट बीजेपी को उसमें खुद का फायदा नहीं होता था, और अमित शाह ने यही चीज चेंज करी।
अब पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के अंदर इस बार आप 2019 में आपने देखा था कांग्रेस की तरफा एक तरफा सीट गई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 5 बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ेगी जिसमें से 3 मिनिमम जीत सक 2 से 3 मिनिमम जीत सकती है। पिछली बार सिर्फ 2 सीट आई थी, इस बार उससे ज़्यादा आ सकती है और इनफैक्ट 2 से ज़्यादा ही आएँगी। बाकी हुँ, सीट जो है वो कांग्रेस और आप के बीच में स्प्लिट होगी। अब पंजाब का नेशनल सिक्योरिटी वाइज़ इट्स अ वेरी बिग इश्यू पर वो तभी हो सकता है जब वो स्टेट के अंदर मेरे को लगता है स्टेट के अंदर एनर्जी चली गई है। अब ये मेरे को डेटा नहीं पता कि पंजाब से जितने लोग आर्मी में भर्ती होते थे, क्या उसकी संख्या कम हो रही, बढ़ रही है, उसका आप बताएँगे। बट दैट इज़ टू डू विद बट बीजेपी के लिए अब पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स में बीजेपी जो है एससी, दलित और नॉन जट सिख वोट को कंसोलिडेट कर सकती है। तो जैसा उसने हरियाणा के अंदर किया था कि नॉन जाट वोट को कंसोलिडेट किया था, वरना हरियाणा के अंदर कहते थे कि सिर्फ जाट ही जो है वो जीत सकता है, जाट ही जो है वो सीएम बन सकता है। पर बीजेपी ने वो बेसलाइन को चेंज कर दिया और नॉन डोमिनेंट कास्ट को एकजुट करके 2 बार मनोहर लाल खट्टर सीएम बने। सो दैट इज़ नंबर 1। नाउ बंगाल इज़ अ वेरी बिग बंगाल बहुत चिंता का विषय इसीलिए क्योंकि बंगाल के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी कई एरियाज़ में हो चुके हैं। वहाँ पे उस तरीके से आदमी इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ रहा है और वहाँ पे जो है रेडिकलाइजेशन बढ़ने के भी चांस है। केरला के अंदर भी बहुत एरियाज़ के अंदर वहाबी इस्लाम आया हुआ है, जहाँ-जहाँ की डिस्पाइट एजुकेशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इश्यू है। पर बंगाल में इस बार आप देखेंगे पिछली बार बीजेपी की 18 सीटें आई थी। अगर इस बार वोटिंग फ्री और फेयर होती है तो बीजेपी 18 सीटों से ज़्यादा ला सकती है, 20 से ऊपर ला सकती है। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। संदेशखाली के बाद में एक बड़ा गुस्सा है कि ममता बनर्जी हुँ। की सरकार में करप्शन पे भी नैरेटिव भी उनके ऑनेस्ट सरकार नहीं थी। पहले लोग दीदी से रिलेट करते थे कि दीदी संघर्ष के साथ में बहुत संघर्ष के साथ में पॉलिटिकली आई रिस्पेक्ट हर एज़ अ लीडर क्योंकि उस संघर्ष के साथ में उन्होंने लेफ्ट के शासन को हराया और अपनी मेहनत से ऊपर कमाया। पर फिर मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक पहुँच गया कि वहाँ के ऊपर ममता बनर्जी को सिर्फ 30% वोट को कंसोलिडेट करने में लगी थी। पर अभी की स्थिति ये है कि पहले क्या होता था कि सिर्फ बीजेपी को आइडियोलॉजिकल वोट मिल रहा था, पर अब महिलाएँ जो हैं, वो ममता बनर्जी के साथ उस तरीके से नहीं है जैसे पहले थी। तो अगर फ्री एंड फेयर वोटिंग होगी, तो आप देखेंगे कि बीजेपी को 18 से ज़्यादा सीटें मिल जाएगी बंगाल के अंदर। सर, थोड़ा दिल्ली के बारे में बात करते हैं। मेरे को आपसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछना है, बट आई वांट टू कम बैक टू दिल्ली बिफोर आई गो दैट साइड। दिल्ली में जो ये केजरीवाल जी जो अंदर हैं, ये है, वो है, काफ़ी वहाँ पर अपहीवल है पॉलिटिक्स का। हाउ डू यू सी दिस होल थिंग एंड इसका कुछ इम्पैक्ट है एनसीआर रीजन के अंदर जो दिल्ली में जो होता है, वो थोड़ा-सा कोई रीजनल सिम्पैथी एरिया में नहीं है, इम्पैक्ट करता है? कोई सिम्पैथी नहीं है। कोई सिम्पैथी नहीं ग्राउंड पे क्योंकि दिल्ली में दिक्कत क्या है, कोई भी व्यक्ति आप ग्राउंड पे दिल्ली में किसी से पूछोगे, तो जो आपका वोटर है, वो आपका वोटर है, उसके लिए सिम्पैथी है। हुँ, और जो न्यूट्रल वोटर है, उसके लिए कोई सिम्पैथी नहीं है। क्योंकि क्या हुआ था कोविड काल में दारू के ठेके खोले गए थे और जब दारू के ठेके खोले गए थे, तो लोगों को परसेप्शन था कि यार देखो दारू बिक रही है और ज़्यादा दारू बिक रही है और सस्ती दारू बिक रही है, तो ये लोगों को सही नहीं आता है। और उस सिचुएशन के अंदर जो है साथ में फिर जो वो शीश महल वाली बात आई थी हाँ। वो पब्लिक परसेप्शन में हिट करी थी। और बड़ी बात इससे ये है कि लोग कहते हैं कि कोर्ट से बेल नहीं मिल रही और इतने टाइम से कोर्ट से किसी को बेल नहीं मिली है। तो कुछ ना कुछ जो है वो दाल में ज़रूर काला होगा। तो आप ये रखिएगा दिल्ली के अंदर बीजेपी सातों की सातों सीट्स पे लोकसभा वाइज़ स्ट्रॉन्ग है। असेंबली में क्या होगा वो देखना होगा। दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू वहाँ पे अलग बात है पर लोकसभा वाइज़ दिल्ली में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर और आई मीन सेंट्रल इंडिया में जो हिंदी हार्टलैंड है, उसके अंदर आपको कहीं देखो एक लगता चीज़ है समझो वेयर देखो आदि एक हुँ। चीज़ समझो, कि चुनाव मोदी का चुनाव है। या तो मोदी जी जीतेंगे या हुँ। मोदी जी हारेंगे। देश की जनता कभी बिट्स एंड पीसेस वर्डिक्ट नहीं देती और कहीं पे भी नहीं दी। ना उसने बंगाल में दी जब ममता को जिताया, या उसने उत्तर प्रदेश में दी जब योगी जी को जिताया, या उसने डीएमके जब डीएमके को जिताया तो तमिलनाडु में दी। तो कहीं ना उसने दिल्ली के अंदर केजरीवाल को जिताया दी, या ना नरेंद्र मोदी को जब जिताया 14 और 19 में नहीं दी। तो जनता कन्फ्यूज़ वर्डिक्ट नहीं देती है। तो ये एक चीज़ समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए। दूसरा इस देश में 50% महिला वोटिंग है। 50% लगभग पुरुष वोटिंग है। और महिला अगर एक तरफ़ा किसी को जाके वोट करती है तो कितना भी पुरुष कुछ भी कर ले वो चुनाव वही व्यक्ति जीतेगा। तीसरी चीज़ है कि देश माइनॉरिटी वीटो मुस्लिम वीटो से शिफ्ट होके महिला वीटो की तरफ जा चुका है। तो इस चुनाव को आपको बिट्स एंड पीसेस चुनाव की तरीके से नहीं देखना होगा। मैं ये मानता हूँ कि वर्डिक्ट क्लियर आएगी, स्पष्ट आएगी। मोदी जी के खिलाफ लोग हैं, मोदी जी के साथ लोग हैं। मेरा मानना है कि ज़मीन पे लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी का वोट 2009 में था, बीजेपी का वोट 2009 में था 7 करोड़ 80 लाख।
ये वोट बढ़ के जब नरेंद्र मोदी शासन में 2014 में वो हो गया 15 करोड़, फिर वो 2019 के अंदर बढ़ के हो गया 22 करोड़। तो मोदी जी ने अपने नाम पे 15 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी के बेस वोट में ऐड किया। ये वो वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये वो वोटर है जिसको मोदी की स्कीम का फायदा हुआ, जिसको लगता है मोदी जी देश में आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको लगता है मोदी अच्छी नीयत का आदमी है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिनको लगता है मोदी जी के अंदर देश सुरक्षित है। और आज की तारीख में ये वोट और बढ़ेगा। बीजेपी का वोट शायद 37% आया था, हो सकता है बीजेपी का वोट 40% क्रॉस कर जाए। दूसरी बात एक वाह! और चीज़ है कि समझो कांग्रेस पार्टी 450 सीट पे पहले चुनाव लड़ती थी। अब तो कांग्रेस पार्टी 300। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।